रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपना 4 साल की अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया था। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने एक काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होते रहे, जबकि दूसरे हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए थे। एक के मरने के बाद उनके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों की दौलत मिली थी, जबकि दूसरे पिता उनके अपने पीछे कर्ज को छोड़ के गए थे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी थी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते, ये बात रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, तो मैं उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार हुआ करते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मन में लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि मेरे अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और मेरे गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर के शुरू पे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत करते थे, परंतु पैसों के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर मेरे एक डैडी कहते थे, पैसों का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक ही सी ही बातें करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फर्क था। खासकर पैसों के मामले में मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचता कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाया करता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों को अपने दिमाग में लाता और इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुड्ढे को यह नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे बहुत प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई और जो आगे चल के मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह की सोच पाता तो मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पे पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसों के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी ही जैसा बना रहेगा। यह सब उसने तब तक सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधित निपुणताओं पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स ने स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश में जो भारी कर्ज लदा हुआ है
वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण ही है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधित मदद के लिए या तो वे अपने परिवार या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसों के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारियां माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएं, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। चूँकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, ये रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि मेरे दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा डरते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य बिल्कुल नकारात्मक है और जबकि दूसरा प्रश्नवाचक है। एक बात खत्म हो जाती है जबकि दूसरे पे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डैडी ने मुझसे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे नहीं खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत कराना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता था क्योंकि मैं इनकी कसरत कराता रहता हूँ। यह जितना तेज़ होता जाता है मैं उसकी मदद से उतना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उनका मानना था मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसों के मामले में एक डैडी की यह आदत थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे, जबकि मेरे दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत कराते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करते हुए अपनी बॉडी को कैसे बनाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पे बैठकर टीवी देखता रहता है। और शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोचती कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी यह कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करते और दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बातें करने के लिए बिल्कुल मना करते थे। एक का मानना था जहाँ पैसों का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरों को कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपना बिल चुकाता था जबकि दूसरे सबसे आखिरी में देते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को
आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारियों की छुट्टियों के लिए दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को बहुत पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया, इसलिए बदले में मुझे लाभ मिलने ही चाहिए। जबकि दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते थे, जबकि दूसरे डैडी एक की बात एक निवेश करते थे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजदूर, व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे नौकरियां दी जा सकें। 2 प्रभावशाली डैडी के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिल जाता था कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन की दिशा को बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पे थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहा करते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा न होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी अस्थायी होता है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, यह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसों में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उन्हें अपने विचार और काम गरीबों की तरह करते थे। 2 डैडी होने के कारण बचपन में ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह से विचारधारा अपनाऊंगा। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की अलग अलग राय थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBBS कर लूँ। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीखूं, यह समझ लूँ कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूँ कि इससे अपने लिए काम कैसे लिया जाता है। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसे मेरे लिए काम करते हैं। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसों के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सारी डिग्रियां थीं जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी।